आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल की, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। तो हम बात कर रहे हैं मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल का मतलब क्या है? मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद जितने वंश उभर कर आए हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद का जो काल था उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद क्या हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद अब मगध की जो राजनीतिक एकता थी वो छिन भिन होने लगी और भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्य की स्थापना कर दी। और दक्षिण भारत में भी कई जो सामंत राज्य थे वो भी अपने स्वतंत्र राज्य बनाने लग गए। और इसी प्रकार क्या हुआ, पूरा का पूरा जो मगध साम्राज्य था वो पूरी तरीके से बिखर गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले वंश की, जिसका नाम था शुंग वंश। और शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश के संस्थापक की बात करें तो वो पुष्यमित्र शुंग थे। और ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, तो उसका सेनापति था कौन? पुष्यमित्र शुंग। और उसने क्या करा? बृहद्रथ की हत्या कर देने, इसको मार दिया। और उसके बाद मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, आया समझ? तो शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई? जो मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था बृहद्रथ, उसको मारकर क्या, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होगी। ठीक है ना? बाकी जो पुष्यमित्र शुंग था ये बृहद्रथ का सेनापति था। आगे हम बात करें, और ये प्रथम ब्राह्मण राजवंश था जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया, यानी कि शासन किया। ठीक है ना? तो ऐसा पहला ये ब्राह्मण राजवंश था, यानी कि शुंग वंश। ये आपके एमसीक्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। ठीक है, जो कि एमपी में है। ठीक है, तो उसने राजधानी किसको बनाया? विदिशा को। और बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा जाता है। ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा जाता है? बौद्ध द्रोही, यानी कि बौद्ध धर्म का विरोध करने वाला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि इसने क्या करा? अपने शासन काल में बहुत से स्तूपों को नष्ट करवाया था। ठीक है, जो कि अशोक ने बनवाए थे। ऐसे बहुत से स्तूपों को नष्ट करने का जो है जिम्मा इसको दिया जाता है, इसको पुष्यमित्र शुंग को, कि जब इसका शासन काल चल रहा था तो उसने बहुत से स्तूपों को नष्ट किया है। और आगे हम बात करें, इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और उसने बाद में कई स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया। ठीक है ना? तो बाद में समझ गया बौद्ध धर्म कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महान है, समझ गया। उसके बाद ने क्या करा? कई स्तूपों का फिर से भी क्या करा? अब पुनर्निर्माण कराया। पहले नष्ट करा, फिर पुनर्निर्माण कराया है। ठीक है, और जिससे क्या हुआ? मध्य प्रदेश का भरूच स्तूप का पुनर्निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना? तो भरूच जो स्तूप है उसका पुनर्निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, जो कि पहले लकड़ी का बना हुआ था और इसने इसको क्या, पत्थर का करवाया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। ठीक है ना? तो पहले जो ये यज्ञ होते थे पुरोहित ही करते थे। ठीक है, जो पुष्यमित्र शुंग था इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिसके जो पुरोहित थे वो कौन थे? पतंजलि थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इस समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। अब आपका काम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे भाई जातक ग्रंथ में हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं, अगर आपको नहीं पता तो बौद्ध धर्म वाली वीडियो देख के आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो इस कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है इसका आंसर। ठीक है, जातक ग्रंथ हमें क्या देखने को मिलता है। आगे हम बात करें तो पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य लिखा है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है और मनु ने मनुस्मृति लिखी है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस समय में ये सब हुआ है। और इसके समय में 2 यवन यानी कि विदेशी आक्रमण हुए हैं और दोनों ही यवन आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई है। तो उसके शासनकाल में केवल 2 विदेशी आक्रमण हुए, यानी कि जिसको हम यवन कहते थे, जो यवन आक्रमण यानी कि विदेशी आक्रमण। और दोनों ही यवन आक्रमण में यानी कि विदेशी आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग जीता है, यानी कि विजय हुआ है। पहले आक्रमण का जो नेतृत्व था वो डेमेट्रियस ने किया और जो दूसरा आक्रमण का नेतृत्व है मिनांडर ने किया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आगे हम बात करें, मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसने क्या, बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। ठीक है, वो ध्यान रखना, जो मिनांडर है, जो दूसरा यवन आक्रमण है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, इसने क्या करा? बौद्ध धर्म को अपना लिया। और शिक्षा किससे ली बौद्ध धर्म की? भिक्षुक नागसेन से। बौद्ध भिक्षुक नागसेन, उससे कैसने मिनांडर ने बौद्ध शिक्षा ली है
और बौद्ध धर्म को अपना लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया, परंतु खारवेल ने इसे पराजित कर दिया। आपको ध्यान रखना है, जो पुष्यमित्र शुंग है, जो कलिंग यानी कि उड़ीसा, कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है, ठीक है ना। आपको पता है कि अशोक ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पर काफ़ी हमें नुकसान देखने को मिला कलिंग का। जिसके बाद जो अशोक है उसका हृदय परिवर्तन भी हो गया था, आपको पता होगा, ठीक है। मैंने मौर्य साम्राज्य वाली वीडियो में बता रखा, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर जो हिस्ट्री की वीडियो सीरीज वाइज आ रही है, ये प्राचीन भारत की हमारी पूरी सीरीज चल रही है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कलिंग की, ठीक है। तो कलिंग के नरेश यानी कि राजा, नरेश का मतलब होता है राजा, ठीक है। तो कलिंग के जो राजा थे खारवेल, तो उससे भी इसने युद्ध किया, लेकिन खारवेल ने क्या कर दिया, इसे हरा दिया। और पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बन गया, ठीक है। यानी कि इसके मृत्यु के बाद जो अग्निमित्र का उत्तराधिकारी बन गया, जो कि क्या था, पुष्यमित्र का पुत्र था, ठीक है। और कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। तो कालिदास की जो रचना है मालविका अग्निमित्रा में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। सबको ध्यान रखना है, अग्निमित्र और मालव देश की जो राजकुमारी है मालविका, यानी कि अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा हमें किसमें देखने को मिलती है, कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रा में देखने को मिलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूति था। और इसकी हत्या किसने करी थी, उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी थी। और कर्ण वंश की स्थापना कर दी। तो आप कह सकते हो जो कर्ण वंश की स्थापना करी वो किसने करी है, वसुदेव ने करी है, ठीक है ना। और उसने देवभूति की हत्या कर दी। और देवभूति कौन था, इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, आपको पता होना चाहिए। और इसकी हत्या इसी के मंत्री वसुदेव ने कर दी थी। तो कर्ण वंश की स्थापना की थी, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कर्ण वंश की। तो जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने करी थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी, उसी प्रकार वसुदेव ने क्या करा, अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसने कर्ण वंश की स्थापना करी है, ठीक है ना। तो आगे हम बात करें तो कर्ण वंश का जो संस्थापक है वसुदेव था। और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी थी। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से वंश की स्थापना हो रही है। जो अंतिम शासक होता है उसी का मंत्री कोई होता है, उसकी हत्या कर देता है और नए वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वंश खत्म हो जाता है और नया वंश चालू हो जाता है। तो इसी प्रकार से सातवाहन वंश की स्थापना हुई है। कैसे, जो कर्ण वंश है इसका जो अंतिम शासक था सुशर्मा, इसकी हत्या कर दी गई इसके मंत्री के द्वारा, जिसका नाम था सिमुक। और सिमुक ने क्या कर दिया, सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। आपको ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं सातवाहन वंश की जो स्थापना है वो सिमुक ने की है। आगे हम बात करें सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, प्रारंभ में जो ये वंश है महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ेगा, ट्रांसफर होना पड़ा, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो पहले इनका पूरा जो एरिया था वो महाराष्ट्र वाला एरिया था, लेकिन जो शक राजा हैं उन्होंने क्या करा, उनको महाराष्ट्र छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश की साइड हो जाना पड़ा। तो इसी कारण से इन्हें आंध्र सातवाहन भी हम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आंध्र सातवाहन क्यों कहते हैं सातवाहन वंश को, ठीक है। आगे हम बात करें सातवाहन की जो राजधानी थी वो महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो सातवाहन की राजधानी है वो महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थे। और सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा, जिसे कान्हा भी कहा जाता है, वो शासक बन जाता है। और कान्हा के बाद इसका पुत्र सतकर्णी प्रथम शासक बनता है। आपको ध्यान रखना है, सिमुक जिसने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी, जो संस्थापक था, इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर कृष्णा शासक बनता है। उसका पुत्र कान्हा मर जाता है, उसके बाद उसका पुत्र सतकर्णी प्रथम शासक बनता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सातवाहन वंश के रूप में राजा के रूप में सतकर्णी प्रथम की, ठीक है। तो ये सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इससे पहले सिमुक था, उसके बाद कृष्ण था, उसके बाद सतकर्णी प्रथम था, जो कि महत्वपूर्ण शासक था सातवाहन वंश का। और आगे हम बात करें सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका। को ध्यान रखना है, सातवाहन वंश का जो शासक है, पहला महत्वपूर्ण शासक है सतकर्णी प्रथम, जिसकी पत्नी है नागनिका। तो इनका नानागढ़ अभिलेख प्राप्त होता है, इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई। अब क्वेश्चन ही बन गया कि सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियां किस अभिलेख में बताई गई है। तो आपको ध्यान रखना है नानाघट अभिलेख। और किसका अभिलेख है, नागनिका का अभिलेख है, जो कि सतकर्णी प्रथम की पत्नियां थी और उसमें उपलब्धियां बताई गई हैं सतकर्णी प्रथम की। तो नानाघट अभिलेख के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो
नानाघाट अभिलेख में ही सतकर्णी प्रथम को महान विजेता और महान शासक बताया गया है। और नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सतकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमिदान देना शुरू किया और यह भूमिदान का प्रथम अभिलेख के प्रमाण है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि नानाघाट अभिलेख में क्या बताया गया है कि जो इसने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमिदान में दिया, मतलब कि जो ब्राह्मणों से यज्ञ करवाए उसके बाद इनको मुद्रा के स्थान पर क्या दे दिया, भूमिदान दे दिया। और क्या ये, और भूमिदान का ये पहला क्या हमें अभिलेख में प्रमाण देखने को मिलता है, प्रथम अभिलेख के प्रमाण जो कि भूमिदान के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, मतलब भूमिदान का पहला अभिलेख प्रमाण आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे हम बात करें हाल शासक की, जो कि सातवाहन वंश में महानतम शासक था। ठीक है ना, तो मैं बात करूँ उससे पहले मैंने बात करी सतकर्णी प्रथम की, उसके बाद हम बात करते हैं हाल की, जो कि सातवाहन वंश का महानतम शासक था और वह एक बड़ा कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था, आपको ध्यान रखना है। और हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की थी और इसकी भाषा क्या थी, प्राकृत थी, आपको ध्यान रखना है। तो हाल ने क्या करा था, गाथा सप्तशती गाथा सप्तशती, आपको नाम याद रखना, थोड़ा अटपटा सा नाम है। गाथा सप्तशती नाम के काव्य रचना की थी, इसकी भाषा प्राकृत थी। ठीक है ना, तो उसके बाद शासक आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था और इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया था, आपको ध्यान है। ठीक है ना, तो सातवाहन वंश का जो शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसके समय नासिक के शक शासक, तो नासिक पे कौन उस टाइम पर राज कर रहा था, शक शासक राज कर रहे थे। तो उसके शक शासक नहपान ने क्या कर दिया, गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण कर दिया, किंतु क्या हुआ, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे हरा दिया। ठीक है, और नासिक के जोगल थम्बी में तो हमें चांदी के लगभग 8 सिक्के प्राप्त हुए। कितने, 8 सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें एक तरफ नहपान था, दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम है। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाया गया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने तलवार ली हुई है और जो नहपान है जो कि शक शासक है उसको झुका हुआ दिखाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। ठीक है, तो हमें लगभग चांदी के 8 सिक्के प्राप्त होते हैं जोगल थम्बी से, जिनमें नहपान दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम है और ये चित्र बने हुए हैं। ठीक है ना, जिसे हमें पता चलता है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। उसके बाद हम बात करते हैं यज्ञश्री सातकर्णी की। तो यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम यानी कि लास्ट राजा था और उसने शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, जो शक के विजित क्षेत्र थे उन पर फिर से अधिकार कर लिया था, यानी कि खुद अपने अंडर में ले लिए थे। और यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था, आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आ सकता है कि सातवाहन वंश का कौन सा शासक जो कि व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था, आपको ध्यान रखने का नाम बताना है, तो आपको ध्यान रखना है यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, और उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं जो कि यज्ञश्री सातकर्णी ने सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, सातवाहनों ने जो भी सिक्के जारी किए उसमें यज्ञश्री सातकर्णी ने जो सिक्के जारी किए उसमें किसके चित्र बने हुए हैं, सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जिससे उसकी जल यात्रा व्यापार का पता चलता है कि कितना वो प्रेमी था जल यात्रा व्यापार का। ठीक है, और उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुए। कोई स्टेट भी याद रखनी है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से हमें सिक्के देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, यानी कि बट गया, और जिसका मुख्य कारण विद्रोह और केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। ठीक है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड ये शासन नहीं कर पा रही थी। और सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कौन कौन से हैं ये देख लो, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, पोटीन घटे चांदी के सिक्के। ठीक है, पोटीन मतलब घटे चांदी के सिक्के और शीशे के सिक्के। और तब को ध्यान रखना, सातवाहन वंशों ने सिक्के जारी किए थे। और सातवाहन समाज कौन सा था, मात्र सत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं जो समाज था पितरात्मक नहीं था, ये मात्र सत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पर जो माता है उनको वैल्यू दी जाती थी, उनकी भी इंपॉर्टेंस थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपने नाम देखा होगा कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी क्या, ये माता का नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नाम से पहले जो राजा था वो अपनी माँ का नाम लगाता था, माता का नाम लगाता था। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं सातवाहन जो समाज है मात्र सत्तात्मक था और यहाँ पे नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होते थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन राजा जो पुरुष होते थे, लेकिन जो राजा है वो उससे पहले अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे। ठीक है, और आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। कोई वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
कुछ डाउट है, कुछ सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं। भाई कुछ पूछना था मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।